दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनडीए सरकार के मंत्रिपरिषद को लेकर और यह जानेंगे कि जिन 71 मंत्रियों को शपथ दिलाया गया है उनमें कितने कैबिनेट मंत्री हैं, कितने स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं और कितने राज्य मंत्री हैं, और आखिर इन मंत्रियों की पावर कितनी कितनी होती है, और क्या बीजेपी भले ही सहयोगी दलों को मंत्री पद दे रही है लेकिन मंत्री पद के बंटवारे में पावर के आधार पर चालाकी करती है। और स्पीकर के पद पर भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अगर स्पीकर का पद बीजेपी के पास रहती है तो किस प्रकार से एनडीए की सरकार में बीजेपी का वर्चस्व असीमित रहेगा। और वहीं दूसरी तरफ एनडीए की सहयोगी पार्टियां न केवल लाचार रहेंगी बल्कि उनके अस्तित्व के ऊपर भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। उसके बाद बात करेंगे पूरे भारत के प्रमुख शहरों में नीट के रिजल्ट को लेकर। आखिर नीट के रिजल्ट के खिलाफ उग्र प्रदर्शन क्यों हो रहा है, जिसमें एनटीए तक को झुकना पड़ा और अखिल भारतीय छात्र संगठन एनटीए को जांच दल गठित करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी बात है जिससे छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और ऐसे कौन से गंभीर आरोप है जो बिल्कुल सही प्रतीत होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी की मंत्रिपरिषद की, जिसमें 71 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। इसके अंतर्गत 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 36 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। आपको बता दें कि इन सभी मंत्रियों में कैबिनेट मंत्री का पावर सबसे ज्यादा होता है और वह अपने अपने विभागों के मुखिया भी होते हैं, और राज्य मंत्री केवल कैबिनेट मंत्री के हेल्पर के रूप में या सहयोगी के रूप में ही कार्य करते हैं और अपना रिपोर्ट भी कैबिनेट मंत्री को ही देते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से उनका कोई लेना देना नहीं रहता है, लेकिन कैबिनेट मंत्री की अनुपस्थिति में उसका कार्य देखता भी है। जबकि स्वतंत्र प्रभार मंत्री का पावर राज्य मंत्री से काफी अधिक रहता है और स्वतंत्र प्रभार मंत्री सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करते हैं और आवंटित की गई मंत्रालयों की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं को संभालनी पड़ती है। फिर भी इनको कैबिनेट मंत्री से कम पावर दिया गया है और मंत्रिमंडल के बैठक में प्रधानमंत्री के साथ केवल कैबिनेट मंत्री ही महत्वपूर्ण डिसीजन लेने के लिए भाग लेते हैं। दोस्तों, एनडीए के सरकार में बीजेपी की तरफ से जेडीयू और टीडीपी को मात्र 2-2 मंत्री पद दिए गए हैं, जिसमें से एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री का पद इन लोगों को मिला है। हालांकि अभी विभाग का आवंटन नहीं हुआ है, लेकिन अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जयप्रकाश नड्डा, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान और मनोहर लाल खट्टर आदि के रहते हुए आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को कैसा मंत्रालय मिल सकता है और कैसा मंत्रालय मिलने की उम्मीद है। और कहीं जिस मंत्रालय की उम्मीद में जेडीयू और टीडीपी ने गठबंधन किया है वह उम्मीद कहीं सपना ही ना रह जाए, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चंद्रबाबू नायडू 2 नहीं बल्कि 4 मंत्रालयों के साथ स्पीकर के पद की भी मांग की थी। लेकिन जब मंत्रालय देने में ही बीजेपी इतनी कंजूसी कर रही है तो स्पीकर का पद तो वह हर हाल में अपने पास ही रखना चाहेगी, जिससे लोकसभा सांसदों पर बीजेपी का दबदबा बनी रहे, ताकि समय आने पर तथा एनडीए गठबंधन के खिलाफ दल बदलने पर सांसदों की सदस्यता निरस्त करके उनके ऊपर कार्रवाई भी किया जा सके। तो क्या बीजेपी का प्लान एक बार फिर लोकसभा में तानाशाही रवैये को अपनाने की है? और क्या नीतीश कुमार और नायडू मात्र 2-2 सीट से संतुष्ट हो जाएंगे, जिसमें एक सहयोगी पार्टी के नेता पलटी मारने में माहिर है और दूसरे सहयोगी पार्टी का विचारधारा ही हमेशा से बीजेपी का धुर विरोधी रहा है? वहीं दूसरी ओर आप नेता संजय सिंह ने भी ऐलान किया है कि यदि बीजेपी स्पीकर का पद अपने पास रखती है तो यह लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न करेगा। उस स्थिति में इंडिया गठबंधन अपने अगले प्लान पर विचार करेगी। तो क्या इंडिया गठबंधन बहुत जल्द ही खुद की सरकार बनाने वाली है? वहीं दूसरी ओर एनडीए सरकार में मंत्रालयों की खींचतान में कई भाजपा नेता भी नाराज दिखाई दे रहे हैं, जिसमें प्रफुल्ल पटेल और सुरेश गोपी ने तो खुलकर बोल दिया है कि हम मंत्री नहीं बनना चाहेंगे, जबकि भाजपा ने इनका नाम पहले से ही मंत्रियों की लिस्ट में डाल रखा था। तो क्या बीजेपी के अंदर भी मंत्रालयों को लेकर अंतर्कलह मचा हुआ है? अगर ऐसा है तो एनडीए सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल तो क्या 1 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा कर पाएगी, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। अगर दुनिया के प्रमुख मीडिया की बात करें तो एनवाईटी ने कहा है कि हिंदू एजेंडे पर एनडीए सरकार बहुत मुश्किल में है, जबकि अल जजीरा ने कहा है कि गठबंधन पार्टियों से ब्रेकअप की गुंजाइश ज्यादा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कहा है कि जेडीयू और आईडीपी पार्टियां यूसीसी, एनआरसी, सीएए और मुस्लिम आरक्षण के मुद्दों पर बीजेपी के खिलाफ विचारधारा रखते हैं। इसलिए बीजेपी को सरकार चलाना है तो उन दोनों पार्टियों को संतुष्ट करके उन पर निर्भर रहना पड़ेगा। दोस्तों, जिस हिसाब से मंत्रालयों को लेकर घमासान मचा हुआ है, क्या आपको लगता है कि एनडीए सरकार ज्यादा दिन तक टिक पाएगी? जबकि सहयोगी पार्टियों की विचारधारा भी बीजेपी से मैच नहीं करती है।
तो क्या ऐसी स्थिति में बहुत जल्द इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की उम्मीद दिखाई देती है? अब चलिए बात कर लेते हैं नीट के रिजल्ट पर मची घमासान को लेकर। दोस्तों, नीट के रिजल्ट की जांच और नीट के पेपर को निरस्त करने को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, वाराणसी आदि प्रमुख शहरों में भयंकर प्रदर्शन का नेतृत्व किया है। और दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तो इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग तक कर दी है। छात्रों का आरोप है कि आखिर 6 टॉपर एक ही सेंटर से कैसे हुए और बहादुरगढ़ स्थित सेंटर से 6 के 6 टॉपरों का पहला ही रंक कैसे मिल गया। दूसरा सबसे गंभीर आरोप यह है कि एक प्रश्न 4 अंक का होता है, तो यदि कोई छात्र एक प्रश्न कम करेगा तो उसे 716 अंक मिलना चाहिए, और यदि कोई प्रश्न गलत करता है तो निगेटिव मार्क्स जोड़ करके उसको 5 अंक माइनस करके दिया जाना चाहिए, तो उसका अंक 715 होना चाहिए। तो अनेक छात्रों को 718 या 719 अंक मिला कैसे, जो बिल्कुल असंभव है, और बिना छात्रों को सूचित किए ग्रेस मार्क किस आधार पर दे दिया गया। दोस्तों, अगर नीट के रिजल्ट में गड़बड़ी एजेंसियों की तरफ से हुई है तो क्या यह अत्यंत गंभीर मामला नहीं है? आखिर इतनी बड़ी एजेंसी जो सैकड़ों एग्जाम कराती है, फिर भी इतनी गंभीर चूक कैसे हो सकती है? और चूक अनजाने में हुई है या जानबूझकर कराई गई है? तथा चूक हुई है तो कितने हजार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है? क्या इसका अनुमान भी लगाया जा सकता है? और अगर वास्तव में गलत तरीके से रिजल्ट जारी हुआ है तो क्या दोषियों को सजा मिलने के साथ ही छात्रों को निष्पक्ष न्याय देने के लिए दोबारा एग्जाम नहीं होना चाहिए? हालांकि छात्रों के उग्र प्रदर्शन को लेकर एनटीए ने परीक्षा की जांच की जिम्मेदारी प्रदीप कुमार जोशी के नेतृत्व में एक जांच कमेटी को सौंप दी है। आपको बता दें कि प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन छात्रों का मानना है कि निष्पक्ष जांच होने के लिए सीबीआई जांच होना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।